ऑफिस खत्म होने के बाद मोहनीश बिल्डिंग से बाहर आ गया था। उसने देखा कि गेट के बाहर ही उसके पिता अपनी जीप के साथ खड़े हुए थे। मोहनीश गेट से निकलकर उनके पास आ गया। पापा, आप यहाँ? मैं तो घर ही आ रहा था। तुम्हें अपने कलीग अनिल के सुसाइड के बारे में पता तो चल ही गया होगा। हाँ, पता चला मुझे। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मुझे शक है कि उसने सुसाइड नहीं किया, किसी ने उसे मारा है। What? किसने मारा उसे? वही जिसने प्रिया और उसके बॉयफ्रेंड को मारा। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है वो? पता नहीं, अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, जल्द ही पता चल जाएगा। मोहनीश के चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आने लगे थे। माधव ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था। क्या हुआ, गला सूख रहा है क्या? ये लो, पानी पी लो। माधव ने मोहनीश को स्टील की बोतल पकड़ाई। मोहनीश ने उसमें से कुछ घूंट पानी पीकर वापस माधव को दे दिया। खैर, मैं तो बस तुम्हें अपडेट देने आया था। मुझे लगा कि तुम्हारे कलीग्स की डेथ के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ, तुम जल्दी घर पहुँचो। उसके बाद माधव ने बोतल जीप में बगल वाली सीट पर रखी और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर आगे बढ़ गया। थोड़ी आगे जाने के बाद जीप चलाते हुए माधव ने किसी को फोन किया। हेलो, डॉक्टर गुप्ता, मेरे पास एक सलाइवा का सैंपल आ गया है, जिसे मुझे उन सैंपल से चेक करवाना है जो आपको बाकी बॉडीज की गर्दन पर मिले हैं। मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। मोहनीश गाड़ी लेकर आगे जा ही रहा था कि सामने थोड़ी सुनसान सी सड़क आ गई। अचानक उसे अपना शरीर अकड़ता सा महसूस हुआ। उसने वहीं गाड़ी रोक दी। उसके सामने देखा एक दुकान का शटर आधा गिरा हुआ था। ये क्या? उस शटर के अंदर से किसी लड़की की आवाज आई। जरूर कुछ गड़बड़ है। मोहनीश ने गाड़ी में पीछे देखा। वहीं सीट के नीचे काली कॉस्ट्यूम रखी हुई थी। उसने तुरंत वो कॉस्ट्यूम खींची। स्टोर के अंदर एक लड़की जमीन पर गिरी तड़प रही थी। उसकी गुलाबी सलवार थोड़ी फट चुकी थी। एक मोटा आदमी उसके ऊपर सवार था और उसकी पतली गोरी कलाइयों को पकड़कर जमीन पर चिपका रखा था। दूसरा आदमी वहीं खड़ा देख रहा था। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। चुप! कितना चीखेगी? जितना चीखेगी उतनी तकलीफ ज्यादा होगी। अबे मनीष, ये क्या आवाज थी? बाहर कोई जानवर है क्या? मैं जाकर देखता हूँ। मनीष धीरे धीरे दुकान के अध खुले शटर के पास पहुंचा। उसे शटर के पास किसी के पैर नजर आए। कौन है दुकान के बाहर? तभी उस स्टोर की लाइट्स जलने बुझने लगी। इससे मनीष के साथ साथ उस लड़की के ऊपर सवार मोटे आदमी को भी घबराहट हुई। ये क्या हो रहा है? पहले किसी जानवर जैसी आवाज आई और अब लाइट खराब हो गई। मनीष ने सामने देखा। दो भयानक नीले रंग के चौड़े हाथ शटर के नीचे आए और शटर को ऊपर की तरफ उठा दिया। शटर के उठते ही मनीष की नजर सामने खड़े साए पर पड़ी और वो घबरा कर पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। ये नहीं हो सकता। अपने साथी की हालत देखकर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा दूसरा आदमी भी लड़की के ऊपर से उठा और सामने देखा। उनके सामने काली कॉस्ट्यूम में भयानक नीले चेहरे वाला एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें लाल बत्तियों की तरह जल रही थी और दांत खंजर जैसे पैने थे। उसे देखकर सामने खड़ा आदमी घबरा गया। ये क्या चीज है? शहर में किसी काली कॉस्ट्यूम वाले पिशाच के बारे में अफवाहें फैल रही हैं, जिसने कल रात 3 बैंक लूटने वालों को जान से मार दिया था। कहीं ये वही तो नहीं? उन दोनों लड़कों को आपस में ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि महापिशाच एकदम से उन दोनों लड़कों पर कूदा और अपने पैने पंजों को उनके सीने में घुसा दिया। लड़की किसी तरह संभल कर उठी और अपने सामने वो खौफनाक नजारा देखा। काली कॉस्ट्यूम पहना पिशाच उन दोनों लड़कों को जमीन पर गिराकर उनकी गर्दन से मांस खींच खींच कर खा रहा था। वो लड़की घबराकर उस दुकान से बाहर भागी। पीछे महापिशाच उसके साथ जबरदस्ती करने वालों का खून पी रहा था। थोड़ी देर बाद मोहनीश गाड़ी से घर पहुंच गया था। माधव सफेद कुर्ता पाजामा पहने घर के बाहर ही टहल रहे थे। मोहनीश गाड़ी से बाहर निकला। पापा, आप घर के अंदर क्यों नहीं हैं? मुझे तेरी चिंता सता रही थी। तुझे आज ऑफिस से आने में लेट हो गया बेटा। मैंने आपसे कहा ना पापा कि अब आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। कैसे न करो चिंता? तुझे पता है ना कि वो आशीष सेठ तुझे अपने भतीजे का कातिल मानता है। सरफिरा आदमी है वो, बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। क्या आपको लगता है कि मैंने अनिल को मारा है? फिर तो आपको ये भी लगता होगा कि मैंने ही प्रिया को मारा है। देखो मोहनीश, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ। वो नॉर्मल नहीं है। तुम पूरी तरह से बदल चुके हो बेटे। मुझे बस तुम्हारा सच जानना है बेटा।
क्या तुम्हारे धारकोट जाने पर कुछ हुआ था क्या? अगर हुआ था तो मुझे पूरी बात बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अगर आपको मेरे बदलने से कोई प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं वो पुराना वाला मोनीश वापस नहीं बन सकता जो कमजोर था, जो सबसे दबकर रहता था। मैं किसी से दबकर नहीं रहूंगा पापा। मोनीश गुस्से में तेजी से घर के अंदर चला गया। मोनीश, मेरी बात सुनो। मोनीश! तभी माधव के फोन पर न्यूज का नोटिफिकेशन आया। उन्होंने नोटिफिकेशन को दबाकर न्यूज देखी तो हैरान रह गए। अभी थोड़ी देर पहले उस अज्ञात काली कॉस्ट्यूम वाले ने फिर से एक लड़की की इज्जत बचाई जिसने कल ही 3 बैंक डकैतों को मारा था। इस बार स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरा ने उसके चेहरे को भी कैप्चर कर लिया है। इस फुटेज में जो दिखाई दे रहा है उस पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। बैंक डकैतों को रोकने वाला और आज एक लड़की की इज्जत बचाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि कोई राक्षस, कोई पिशाच है। आखिर कौन है ये काली कॉस्ट्यूम वाला पिशाच जो देहरादून शहर के लोगों की रक्षा कर रहा है? क्या ये कोई रक्षक है या फिर भक्षक है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। माधव हॉल में आए तो देखा कि मोहनीश स्टोव ऑन करके खाना बना रहा था। फिर से चिकन? अभी कल ही तो खाया था। तुम्हें तो चिकन इतना पसंद भी नहीं है मोनीश। नॉनवेज में विटामिन B12 होता है पापा, इसलिए बना रहा हूँ। बस तैयार हो ही गया, मैं हम दोनों के लिए प्लेट में निकाल रहा हूँ। वैसे तुम्हारा और शहर में घूम रहे उस काली कॉस्ट्यूम वाले विजिलेंटे का आपस में कुछ कनेक्शन है क्या? आज तुम घर थोड़ा लेट आए, इतनी देर में ही ये खबर आ गई कि उस आदमी ने एक दुकान के अंदर जाकर लड़की की इज्जत बचाई। वैसे न्यूज में तो उसका चेहरा भी दिखा रहे हैं पापा, और उसका चेहरा मेरे चेहरे से बिल्कुल मैच नहीं होता। हार्ट अटैक आने के बाद से तुम जिम वगैरह जाने लगे हो क्या? पेट अंदर हो गया, लेकिन शर्ट से ही आर्म्स के मसल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो ऑफिस में एक इंडोर जिम है, मैं वहीं जाने लगा हूँ। हेल्दी खाना भी शुरू कर दिया है। अब सेहत को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। आप छोड़िए ना, आप खाना खाइए। माधव ने मोहनीश के साथ बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया। मोहनीश ने ध्यान दिया कि माधव उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। खाने के बाद मोहनीश खाने की प्लेट रखने के लिए किचन में गया कि तभी डोरबेल बजी। रात के 9 बज रहे हैं, इस वक्त कौन हो सकता है? मोहनीश ने दरवाजा खोला तो सामने शुभम और तारा खड़े दिखाई दिए। तुम दोनों यहाँ? मुझे लगा था कि हमारी पिछली बार की बातचीत के बाद तुम में से कोई वापस यहाँ नहीं आएगा। रिलैक्स मोनीश, हम तुमसे नहीं तुम्हारे पापा से बात करने आए हैं। वैसे तारा, तुम हाई स्कूल से ज्यादा खूबसूरत अब लगती हो। तुम थोड़ा बेटर डिजर्व करती हो। अभी भी इस लल्लू शुभम के साथ क्यों हो? मोहनीश, शायद तुमने सुना नहीं, हमें माधव सर से बात करनी है। ठीक है तो करो बात, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे मुंह लगने का। हाँ, अगर तारा के मुंह लगना हो तो बात अलग है। मोहनीश की बात सुनकर शुभम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तारा ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। इतने में माधव दरवाजे के पास आ गए। ओ, शुभम और तारा, कैसे हो बच्चों? हम ठीक है अंकल, आप कैसे हैं? हमें आपसे एक केस के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। बाहर आ सकते हैं 2 मिनट के लिए? ठीक है। मोहनीश, तुम जरा बर्तन धो देना बेटा, मैं इनसे जरा बात कर लेता हूँ। मोहनीश बिना कुछ कहे तेजी से पलटकर अंदर चला गया। उसके बाद माधव घर से बाहर शुभम और तारा के सामने आ गए। बोलो बच्चों, क्या बात है? अंकल, मोहनीश के बारे में हमें कुछ पता चला है। जब वो धारकोट के जंगलों में गया था तो खुदाई के दौरान वहां से एक छोटी सी पुरानी मूर्ति निकली थी। उस मूर्ति को जब मोहनीश ने अपने हाथ में पकड़ा तो उसका धागा टूट गया और उसमें से महापिशाच निकलकर मोहनीश के शरीर में समा गया। क्यों, यही कहना चाहते हो ना? जी अंकल, लेकिन आपको कैसे पता कि हम यही बोलने वाले हैं? मुझे तो ये भी पता है कि तुम जरूर उस सन की बाबा मनक से मिले हो। उसने मुझे भी यही बात कही थी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारे जैसा सुलझा हुआ और समझदार लड़का इन सब बातों में कब से मानने लगा। मेरी नानी का गांव धारकोट में ही है अंकल। वहां का तो बच्चा बच्चा महापिशाच की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ है। मनक बाबा भी कोई ढोंगी नहीं बल्कि एक सिद्ध तांत्रिक है। मुझे पता था कि आपको मेरी बात का भरोसा बिना किसी ठोस सबूत के नहीं होगा, लेकिन न्यूज में जिस काली कॉस्ट्यूम वाले पिशाच के बारे में दिखा रहे हैं, क्या आपको उसके और मोहनीश के बीच में कोई संबंध नहीं लगता? अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो बात करो शुभम। इन्वेस्टिगेशन का काम मैं कर लूंगा।
पुलिस वाला मैं हूँ, तुम नहीं। सबूत है अंकल, ये देखिए। शुभम ने अपनी जेब से वो पत्थर निकाला जो मनक ने उसे दिया था। ये पत्थर क्या है? मनक जी ने ये मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मोहनीश के आसपास होने की वजह से ये अभिमंत्रित पत्थर लाल हो जाए तो समझ लेना कि महापिशाच की भीषण तामसिक ऊर्जा उसके शरीर के अंदर है। ये पत्थर अब तक एकदम नॉर्मल था, लेकिन मोहनीश ने जब दरवाजा खोलकर हमसे बात की, उसी दौरान इसका रंग बदलकर लाल हो गया। व्हाट नॉनसेंस! काला पत्थर, लाल पत्थर, ये है तुम्हारा ठोस सबूत? ओह, अब मैं समझा। मोहनीश ने कुछ दिन पहले तुम्हें घर से धक्के मारकर निकाला, तो उसका बदला तुम ऐसे ले रहे हो। नहीं अंकल, मैं तो बस तुम बहुत बोल चुके हो शुभम। अब मैं चाहूंगा कि तुम अपनी मंगेतर के साथ यहाँ से चले जाओ। शहर भर में घूमने वाला वो पिशाच कौन है, ये मैं पता कर लूंगा। लेट्स गो शुभम। हमारी ही गलती थी जो हम माधव अंकल को अलर्ट करने चले आए। हमें समझ जाना चाहिए था कि मोहनीश उनका बेटा है, तो उसके बारे में जानकर भी वो उसे बचाने की कोशिश तो करेंगे ही। बेहतर होगा कि आप एक बाप की तरह सोचना छोड़कर एक पुलिस वाले की तरह सोचे इस मामले में। शुभम और तारा अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। अब गहरी सोच में डूबे माधव वहां अकेले खड़े हुए थे। उसी रात आशीष सेठ अपने एक गोरे पहलवान दोस्त के साथ बार में बैठकर शराब पी रहा था। उसने मेरे भतीजे को मार दिया और पुलिस इसको सुसाइड बनाकर केस बंद करने की फिराक में है। छोड़ूंगा नहीं उसको मैं बलराम। अबे यार, तू इंतजार ही क्यों कर रहा है? तू तो आशीष सेठ है, इतना बड़ा माफिया गैंग चलाता है और एक तो कोड़ी के जूनियर इंजीनियर को नहीं मरवा पा रहा है। अरे बात समझ यार, उसको मैं धारकोट में ले जाकर ही मारूंगा, वरना यहाँ उसका बाप हंगामा कर देगा। इतना इंतजार मत कर। अच्छा, तेरी जगह मैं मार दूंगा उसे। उसके ऑफिस से निकलते ही मेरे आदमी ठोक डालेंगे उसे। पुलिस कभी भी तुझ तक पहुंच नहीं पाएगी। ये ठीक रहेगा ना? अगर ऐसा तूने कर दिया तो अपनी तरफ से तुझे पूरे 1 करोड़ दूंगा इनाम में। कल का दिन मोहनीश दीक्षित की जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए।